Good morning, welcome in social science class. Dear students, today in our social science class, we are going to start a new chapter from our book, Our Past, chapter number 10. This is the last chapter of our history book. Name of the chapter is 18th century political formation. कि कैसे 18th सेंचुरी में जो मुगल पीरियड चल रहा था वो कैसे चेंज हो गया, अब पॉलिटिकल पावर किसके हाथों में चली गई, वो सब कुछ जो कुछ 18th सेंचुरी में हुआ वो सारा अब हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ये जो चैप्टर है हमारा, ये एक तरीके से कनेक्टर का काम भी करेगा। जो हम 8th क्लास में जब हम मॉडर्न हिस्ट्री को रीड करेंगे तो वो मॉडर्न हिस्ट्री कैसे मेडिवल से मॉडर्न में चेंज हुई और पॉलिटिकल पावर भी दूसरी किसी ग्रुप के हैंड में चली गई, वो सारा कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। If you look at the map 1 and 2 closely, you will see something significant happening in the subcontinent during the first half of the 18th century. So प्यारे बच्चों, 18th century का मतलब है 1700 से 1800 तक के मिड का जो टाइम पीरियड है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि कैसे इस ड्यूरेशन में इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर पॉलिटिकल फॉर्मेशन चेंज हुई, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नोटिस हाउ द बाउंड्रीज ऑफ द मुगल एम्पायर वर रीशेप्ड बाय द इमर्जेंस ऑफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स। कि जैसे पहले जो हमारा मैप है जो बुक में गिवन है, इसमें इंडेक्स में देखिए ध्यान से, एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ द मुगल एम्पायर इन 1700 जो जब चल रहा था उस टाइम पे मुगल एम्पायर की जो बाउंड्रीज हैं वो देखिए, यहाँ से लेकर नीचे डेक्कन इंडिया में यहाँ तक इस पूरे एरिया में मुगल एम्पायर का राज था। और आपको पता है कि बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब काफ़ी पावरफुल मुगल एम्परर रहे हैं। सो इन्होंने लगभग ऑलमोस्ट सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर ओवर रूल कर लिया था। बट अब 1700 के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे मुगल पावर जो थी वो डिक्लाइन होनी शुरू हो गई। और जैसे ही मुगल पावर डिक्लाइन हुई, उसका रीज़न क्या था मुगल पावर डिक्लाइन होने का, क्योंकि औरंगजेब जो है उसकी डेथ हो गई थी 1707 में। सो उसके बाद जो भी उनके सक्सेसर आए, जो उनके उत्तराधिकारी थे, वो काफ़ी वीक थे, वो प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे ढंग से चला नहीं पा रहे थे। सो उनमें राजनीति की समझ कम थी, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर जो है वो वीक होना स्टार्ट हो गया। और उसकी वीकनेस का बेनिफिट उठाया उनके जो मनसबदार थे, नोबल्स थे, जो भी उस टाइम पे जिनके पास भी पावर थी, तो उन्होंने धीरे धीरे अपने सेपरेट किंगडम बना लिए। और इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग किंगडम जो है वो उभर कर सामने आने शुरू हो गए। जो पंजाब दिल्ली वाला इलाका है वहाँ पर सिख, जाट, और उस तरफ गुजरात में राजपूत वगैरह, और डेक्कन में मराठे, ये सभी जो हैं पावर में आ गए जब मुगल पावर डिक्लाइन होनी स्टार्ट हुई। By the 1765, notice how another power, the British, had successfully grabbed major chunks of the territory in the eastern India. अब हम देखते हैं दूसरा मैप जो कि दिया गया है हमारे पेज नंबर 139 पर। 1765 जब ब्रिटिश इंडिया में आ चुके थे और वो अपनी पावर भी दिखाकर उन्होंने काफ़ी जो टेरिटरी है वो एक्वायर कर ली थी, उसके ऊपर ओवर रूल कर लिया था। अब यहाँ पर देखिए जो इंडेक्स है, इंडेक्स में हम देखेंगे कलर, टेरिटरी अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल मिड 18th सेंचुरी। सो मिड 18th सेंचुरी मतलब 1765 के नियर बाई क्या हुआ था, पूरा बंगाल रीजन जो है वो अंडर ब्रिटिश आ गया था। उसके साथ साथ जो ईस्टर्न इंडिया है वो भी एक्वायर कर लिया था ब्रिटिश ने। और उस टाइम पे बंगाल जो रीजन है वो काफ़ी रिच, समृद्ध रीजन माना जाता था। तो यहाँ पर जो है पॉलिटिकल पावर इस्टेब्लिश हो गई थी ब्रिटिश की। सो हमने देख लिया कि कैसे इंडिया में जो है वो पॉलिटिकल फॉर्मेशन चेंज हुई कि 1700 में लगभग पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मुगल्स राज कर रहे थे।
मिड 18th सेंचुरी आते आते ब्रिटिश ने भी बंगाल और ईस्टर्न इंडिया पे रूल कर लिया था, और उसके साथ साथ जो दूसरे स्मॉल किंगडम्स थे वो भी एमर्ज हो गए थे। जैसे सिख ने जो नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ पर सिख का कंट्रोल हो गया था, नीचे साउदर्न हिस्से में मराठाज, हैदराबाद, ये सारे जो है वो सेपरेट सेपरेट किंगडम्स जो थे वो पावरफुल अब बन गए थे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन थी वो चेंज होनी स्टार्ट हो गई थी। What these maps tell us is that political condition in the 18th century India changed quite dramatically and within a relatively short span of time, कि बहुत कम टाइम पीरियड में भारत की जो राजनीतिक पावर थी वो अब बदलने लग गई थी। In this chapter we will read about the emergence of new political group in the subcontinent during the first half of the 18th century, roughly from the 1707 when Aurangzeb died till the third battle of the Panipat in the 1761। इस चैप्टर में मेनली जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा 1707 से 1761 तक। 1707 में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी कि मुगल एम्पायर जो थे उसमें मुगल एम्परर औरंगजेब की डेथ हो गई थी, और वो लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर थे। उसके बाद जो उनके सक्सेसर आए थे वो वीक थे, और 1761 में लास्ट पानीपत का बैटल हुआ था, थर्ड पानीपत बैटल जो हुआ था उसकी मिड में हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड द लेटर मुगल्स, कि जो मुगल एम्पायर है उसमें क्या क्राइसिस आए, उनकी क्या दुर्गति हुई, उनका कैसा बुरा समय स्टार्ट हुआ, और उसके बाद के जो लेटर मुगल्स एम्परर थे वो किस तरीके के मुगल एम्परर थे, उनके बारे में हम अपने इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। In chapter number 4, you saw how the Mughal Empire reached the height of its success and started facing a variety of crises towards the closing years of the 17th century। प्यारे बच्चों, जब हमने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस किया था तो हमने उस चैप्टर में डिस्कस किया था कि मुगल एम्पायर इंडिया में कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे वो बहुत ज़्यादा सफल भी हुआ, अपनी चरम सीमा पे पहुंचा। तो हमने मुगल एम्पायर की सफलता के बारे में अपने चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया था। बट 17th सेंचुरी आते आते मुगल पावर जो थी वो डिक्लाइन होनी शुरू हो गई थी, कम होनी शुरू हो गई थी, और 18th सेंचुरी में तो वो बिल्कुल कंप्लीटली लॉस्ट हो गए। अब हम देखेंगे कि उनके इस डिक्लाइन होने के क्या रीजंस थे। दीज वर कॉज्ड बाय ए नंबर ऑफ फैक्टर्स। एम्परर औरंगजेब हैज डिप्लीटेड द मिलिट्री एंड द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ हिज एम्पायर बाय फाइटिंग अ लॉन्ग वॉर इन डेक्कन। औरंगजेब से यहाँ पर एक कह सकते हैं मिस्टेक हो गई। उन्होंने क्या किया, जब उनको वो डेक्कन एरिया पे, दक्षिणी भारत पे बहुत ज़्यादा अपनी पावर को इस्टेब्लिश करना चाहते थे, अपनी टेरिटरी को बढ़ाना चाह रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक बैटल किया, जिसकी वजह से उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज और साथ के साथ उनकी जो मिलिट्री पावर थी वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ वहाँ पर हो गई थी। अंडर हिज सक्सेसर द एफिशिएंसी ऑफ द इम्पीरियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोक डाउन। और उनके बाद के जो सक्सेसर आए वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, उनको राजनीति की और सैन्य शक्तियों की समझ जो है वो काफ़ी कम थी। इट बिकेम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर द लेटर मुगल एम्परर टू कीप अ चेक ऑन देयर पावरफुल मनसबदार। और मुगल एम्पायर में जो मनसबदार रखे जाते थे, अब वीक मुगल एम्परर का बेनिफिट उठाते हुए अब वो मनसबदार जो थे वो ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। नोबल अपॉइंटेड एज गवर्नर्स और सूबेदार्स ऑफन कंट्रोल्ड द ऑफिस ऑफ द रेवेन्यू एंड द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको मुगल्स दीवानी और फौजदारी कहते थे। दीवानी मतलब जो रेवेन्यू का डिपार्टमेंट होता है और फौजदारी जो मिलिट्री डिपार्टमेंट होता है। तो जो गवर्नर्स और नोबल रखे जाते थे, सूबेदार रखते थे जिनको मुगल्स, अब वो सूबेदार ही मिलिट्री पावर को और रेवेन्यू पावर को अपने कंट्रोल में ले लेते थे। रखा जाता था उनको ड्यूटी के लिए, बट वो उस पावर को अपने कंट्रोल में ले लेते थे। दिस गेव देम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर ओवर वास्ट रीजन ऑफ द मुगल एम्पायर। और इसकी वजह से क्या होता था, उनकी शक्तियाँ बढ़ जाती थी, उनकी राजनीतिक शक्ति, इकोनॉमिकली क्योंकि फाइनेंशियल उनके अंदर आ गया है तो वो काफ़ी पावरफुल हो जाते थे।
As the governors consolidated their control over the provinces, the periodic remissions of revenue to the capital declined. और जैसे ही वो गवर्नर्स और सूबेदार अपना कंट्रोल प्रांतों में बढ़ाते थे, प्रोविंसीज में बढ़ाते थे, तो धीरे धीरे क्या होता था, उन प्रोविंसीज पर जहाँ पर सूबेदार का कंट्रोल हो गया, वहाँ से जो रेवेन्यू आना चाहिए था वो रेवेन्यू कम होना शुरू हो जाता था, क्योंकि उस रेवेन्यू को, उस टैक्स के पैसे को वो सूबेदार अपने लिए रख लेते थे और कैपिटल तक उसको नहीं जाने देते थे, मुगल कैपिटल्स तक वो पैसा नहीं पहुंचता था। पीजेंट्स एंड जमींदारी rebellion in many part of the northern and the western India added to these problems। और इसके साथ साथ अब देखिए, फाइनेंशियली और मिलिट्री पावर तो मुगल एम्परर के हाथों से जा ही रही थी, उसके साथ साथ उस सेम टाइम पे मुगल टेरिटरी के अंदर क्या हो रहा था, जो पीजेंट्स थे, किसान थे, जमींदार थे, अब वो भी रिबेल कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। अब ये विद्रोह वो पहले भी करते रहे हैं, बट उस टाइम पे मुगल पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, तो वो उन रिबेलियंस को क्या करते थे, दबा देते थे। बट अब मुगल एम्परर वीक हो गया है, तो अब वो विद्रोह और ज़्यादा होने लगे। कई बार ये विद्रोह किस रीजन से होते थे? दीज रिवोल्ट्स वर समटाइम्स caused by the pressure of mounting taxes। कुछ टाइम तो ये पीजेंट और जमींदार इसलिए परेशान हो जाते थे क्योंकि उनके ऊपर टैक्स जो है वो बढ़ा दिया जाता था, जिसका बर्डन वो महसूस करते थे कि इतना ज़्यादा टैक्स वो पे नहीं कर सकते, और इसीलिए वो रिवोल्ट करते थे। एट द अदर टाइम्स they were attempt by powerful chieftain to consolidate their own position। और कुछ बार क्या होता था कि ये रिवोल्ट सिर्फ और सिर्फ जो चीफटेन थे, सरदार थे या गवर्नर नॉबल्स थे, वो अपनी पावर दिखाने के लिए ये सब करते थे मुगल एम्परर्स को कि हम पावरफुल हैं, हम आपके अगेंस्ट जा सकते हैं और अपना सेपरेट किंगडम जो है वो हमें इस्टेब्लिश करने की क्षमता रखते हैं। तो अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो इस तरीके के रिवोल्ट कराते रहते थे। Mughal authority had been challenged by the rebellious groups in the past as well, but these groups were now able to seize the economic resources of the region to consolidate their position। The Mughal emperor after Aurangzeb were unable to arrest the gradual shifting of the political and economic authority into the hand of the provincial governors, local chieftains and other groups। ये जो रिवोल्ट्स है ये पहले भी होते रहे थे, अकबरी, औरंगजेब और उन सब के टाइम में भी होते थे, बट उनको दबा दिया जाता था। बट अब ये रिवोल्ट्स जो है वो नहीं उनको रोक पा रहे थे, और उसका रीज़न क्या था? क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल और मिलिट्री पावर को अपने कंट्रोल में ले लिया था, जिसके वजह से मुगल एम्परर जो है वो अनेबल थे। एक तो उनको राजनीति की समझ कम थी, और दूसरा उनके हाथों से फाइनेंशियल और मिलिट्री रिसोर्स भी जा रहे थे, तो इस वजह से मुगल एम्परर उनको दबा नहीं पा रहे थे। सो इस तरीके से ये जो मुगल एम्पायर है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। In the midst of this economic and political crisis, the ruler of Iran, Nadir Shah, sacked and plundered the city of Delhi in 1739। ये सारी सिचुएशन जो है वो गोइंग ऑन थी ही कि इस पे एक और चीज़ हो गई। वो घटना क्या थी कि नादिर शाह जो ईरान से आया था, उसने दिल्ली के ऊपर अटैक कर दिया इन 1739, और दिल्ली को बुरी तरीके से प्लंडर कर लिया। प्लंडर का मतलब होता है लूट लेना। सो दिल्ली का जो धन दौलत थी उसको प्लंडर कर लिया, लूट लिया। अब मुगल एम्परर जो थे वो उसको डिफीट नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास पावर कम हो गई थी। सो इसीलिए मुगल धन संपत्ति को प्लंडर करके नादिर शाह अपने साथ ले गया एंड टुक अवे इमेंस अमाउंट ऑफ वेल्थ। This invasion was followed by a series of plundering raids by the Afghan rulers। अब नादिर शाह जब जीत के यहाँ से चला गया तो पूरे विश्व में पता चल गया कि मुगल एम्परर जो है वो वीक हो चुके हैं और वो अब लड़ने की, बैटल करने की क्षमता में नहीं है। सो नादिर शाह के प्लंडर कर जाने के बाद से तो प्लंडर्स की सीरीज ही स्टार्ट हो गई, और उसके बाद तो अफगान राजा जो थे अहमद शाह अब्दाली, उन्होंने 5 टाइम्स 1748 से 1761 तक इस शॉर्ट ऑफ टाइम में उन्होंने 5 बार दिल्ली को प्लंडर किया, 5 बार दिल्ली को वो लूट कर लेकर गए। ऑलरेडी अंडर सीवियर प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड, द एम्पायर वॉज फर्दर वीकेंड बाई कॉम्पिटिशन अमंग्स डिफरेंट ग्रुप ऑफ नोबल्स। दे वर डिवाइडेड इंटू 2 मेजर ग्रुप ऑफ फैक्शंस, द ईरानीज एंड तुरानीज। For a long time, the latter Mughal emperor were puppet in the hand of either one or the other of these two powerful groups।
अब देखिए कि हर तरफ से उन पे प्रेशर आ रहा था मुगल एम्परर पर, हर तरीके से उनके नोबल्स जो हैं वो उनके साथ नहीं थे, उनके सूबेदार उनके अगेंस्ट खड़े हो जाते थे। वो सूबेदार आपस में अपनी पावर को दिखाने के लिए बैटल करते रहते थे, जिसकी वजह से मुगल एम्परर और भी ज़्यादा वीक होते चले गए। अब उसके बाद ईरानीज और अफगानियों ने भी उनके ऊपर अटैक कर दिया। अब जो थी मेजरली जो उनके ग्रुप से जितने भी नॉबल्स थे वो सारे दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, ईरानीज और तुरानीज। अब इन्हीं में मुगल एम्परर जो बाद के उनके मुगल एम्परर आए वो सारे पपेट हो गए, कठपुतली हो गए। या तो वो ईरानियों की बात सुनते थे या फिर वो तुरानी उनकी बात सुनते थे, जो टर्किश जो नॉबल्स थे उनकी बात वो मानते थे। सो इन दो ग्रुपों में सारी पावर बट के अब रह गई थी। द वर्स्ट possible humiliation came when two Mughal emperor Farrukhsiyar and Alamgir II were assassinated, and two other Ahmad Shah and the Shah Alam II were blinded by their nobles। और हद तो तब हो गई, अब बिल्कुल अपमानजनक सिचुएशन मुगल्स के लिए तब आई जब दो मुगल एम्परर फर्रुखसियार और आलमगीर सेकंड को उनके अपने ही नॉबल्स ने मार दिया, और दूसरे और दो जो सक्सेसर थे जिनमें अहमद शाह और शाह आलम सेकंड थे उनको उनके ही नॉबल्स ने अंधा कर दिया, ब्लाइंड कर दिया। सो अब आप देख सकते हैं कि मुगल एम्परर्स को आसानी से उनके अपने ही नॉबल्स जो हैं वो मार भी दे रहे थे या फिर उनको अंधा कर दे रहे थे। तो आप इनसे उनकी वीकनेस का अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं कि मुगल एम्परर काफ़ी वीक हो गए। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट। अब देखिए मुगल एम्पायर तो डिक्लाइन हो ही गया, अब उसके बाद क्या हुआ, जो अलग अलग नॉबल्स थे वो क्या है उन्होंने अपने किंगडम्स बना लिए। तो अब ये जो नए नए स्टेट उभर कर सामने आए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। विद द डिक्लाइन इन द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्परर, द गवर्नर ऑफ लार्ज प्रोविंसेस, सूबेदार एंड द ग्रेट जमींदार्स कंसोलिडेट देयर अथॉरिटी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब क्या हुआ कि जो मुगल एम्पायर के टाइम पे जो सूबेदार थे या जो बहुत बड़े जमींदार थे, अब उनको पता चल गया कि मुगल एम्पायर तो डिक्लाइन हो गया, तो उन्होंने अपने किंगडम बना लिए। थ्रू द 18th century, the Mughal Empire gradually fragmented into a number of independent regional state। So 18th century के टाइम पर मुगल एम्पायर जो है वो बहुत सारे टुकड़ों में बट गया, अलग अलग जो है स्टेट बन गए, अलग अलग राज्य लोगों ने बना लिए। ब्रॉडली स्पीकिंग द स्टेट ऑफ द 18th century कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ओवरलैपिंग ग्रुप्स। अब जो नए स्टेट जो बन गए, जो टुकड़ों में मुगल एम्पायर बट गया, उन सभी को आप 3 कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। कौन सी वो कैटेगरीज हैं? नंबर 1, फर्स्ट ग्रुप में आते हैं स्टेट दैट वर ओल्ड मुगल प्रोविंसेस लाइक अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। पहला जो ग्रुप है उसमें वो ओल्ड प्रोविंसेस जो मुगल के टाइम पे प्रोविंसेस थी, ऑल्दो एक्सट्रीमली पावरफुल एंड क्वाइट इंडिपेंडेंट, द रूलर्स ऑफ दीज स्टेट डिड नॉट ब्रेक देयर फॉर्मल टाइज विद द मुगल एम्परर्स। ये पहले ही जब मुगल एम्पायर चल रहा था तो उस टाइम पे ही ये जो प्रोविंसेस थी अवध, बंगाल और हैदराबाद, ये काफ़ी पावरफुल प्रोविंसेस थी, इनके पास काफ़ी धन दौलत और मिलिट्री पावर थी। सो ये इन्होंने हालांकि फॉर्मली मुगल्स के साथ अपने टाइप को नहीं तोड़ा। सो ये एक ग्रुप में आप उन प्रोविंसेस को रख सकते हैं। दूसरे ग्रुप में स्टेट दैट हैड एंजॉयड कंसिडरेबल इंडिपेंडेंट अंडर द मुगल एज वतन जागीर्स, दीज इंक्लूड सेवरल राजपूत प्रिंसिपैलिटीज। दूसरे ग्रुप में आप रख सकते हैं काफ़ी सारे राजपूत के प्रांत जो अंडर मुगल भी एक तरीके से इंडिपेंडेंटली अपना काम करते रहते थे, बट वो मुगल को अपना राजा उन्होंने मान लिया था, तो वो फिर भी मुगल की छत्र छाया में रहते हुए इंडिपेंडेंटली अपना वर्क कर रहे थे एज ए वतन जागीर। सो दूसरे ग्रुप में आप उनको रख सकते हैं। The last group included state under the control of Marathas, Sikh and other like the Jats। और तीसरे ग्रुप में आप रख सकते हैं उन ग्रुप्स को जो अपने आप को जिन्होंने इंडिपेंडेंट बना लिया था, बट इन्होंने अपनी जो इंडिपेंडेंस है वो काफ़ी स्ट्रगल के बाद मुगल से स्ट्रगल लेकर अपनी इंडिपेंडेंस को हासिल किया था। इस ग्रुप में आते हैं मराठाज, सिख और जाट। These were the different size and had seized their independence from the Mughal after a long drawn armed struggle। इनके जो भी किंगडम्स इन्होंने बनाए अपने, सिख ने, मराठास ने और जाट्स ने,
इनकी टेरिटरी जो है वो डिफरेंट साइज की थी और इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक मुगल्स के साथ स्ट्रगल करके छीन कर उन्होंने अपनी आज़ादी को प्राप्त किया था। सो ये सारे नए स्टेट जो हैं मुगल की वीकनेस का बेनिफिट उठाते हुए, मुगल के डिक्लाइन होने की वजह से ये सारे नए स्टेट जो हैं अब उभर कर सामने आए। सो इसी के साथ प्यारे बच्चों आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे। अपने नेक्स्ट टॉपिक को अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड कीप योर सेल्फ सेफ in this winter season and keep learning. Thank you.